Hello, dear student. This is Anshuman sir, and today we are going to discuss our lecture number 2.3, and our today's topic is a supplementary unit. Dear student, हमने पिछले लेक्चर में फंडामेंटल यूनिट की बात की थी. उससे पहले हमने लेक्चर में बात किया था कि जो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो तीन तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं. दैट इज द फंडामेंटल क्वांटिटीज, डेराइव क्वांटिटीज एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज. उसके बाद हमने यूनिट पे बात की थी कि यूनिट क्या होते हैं. यूनिट are the references by which we compare the physical quantity and know the quantity of that matter, है ना. उसको हम कंपेयर करते हैं, जिस चीज से कंपेयर करके उसकी क्वांटिटी को निकालते हैं, दैट इज नोन एज द यूनिट. और एक चीज़ है, मैंने फिजिकल क्वांटिटी को आपको बताया था. क्वांटिटी को अगर हम क्यू से रिप्रेजेंट करें, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, आई होप अब ये बात समझ में आ गई होगी कि फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको दो फैक्टर्स चाहिए. सबसे पहले तो आपका उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, न्यूमेरिक वैल्यू, है ना, और दूसरा आपको उसकी यूनिट चाहिए. तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, न्यूमेरिक वैल्यू एंड यूनिट. विदाउट दीज टू कंपोनेंट एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन नॉट बी एक्सप्लेन. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप इन दोनों फैक्टर्स के बिना एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो. इसलिए जब भी आप फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करते हो तो आपको ये दोनों चीज़ें बतानी पड़ती हैं कि उसकी न्यूमेरिक वैल्यू कितनी है, और उसकी यूनिट वैल्यू कितनी है, राइट. न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट वैल्यू उसकी कितनी है. आई होप ये बात आपके समझ में आ गई होगी. ठीक है, तो जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करेंगे, वी हैव टू टेल द न्यूमेरिक वैल्यू एंड यूनिट. जैसे हम मास को मेजर कर रहे हैं तो हमेशा कह रहे हैं कि 5 kg मास. तो 5 kg मास का मतलब कि 5 इसका न्यूमेरिक वैल्यू हो गया और kg क्या हो गई, यूनिट, जिससे कि उस क्वांटिटी को हम मेजर कर रहे हैं. ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी. अब हम आज के टॉपिक पे आते हैं. आज का हमारा टॉपिक जो है वो है सप्लीमेंट्री यूनिट. सप्लीमेंट्री यूनिट में हम दो तरह की यूनिट्स को डिस्कस करते हैं. दैट इज द सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल. प्लेन एंगल को मेजर करने के लिए हम रेडियन की ज़रूरत हमें होती है. प्लेन एंगल को हम रेडियन में मेजर करते हैं और सॉलिड एंगल को हम स्टेरेडियन में मेजर करते हैं. इसके पीछे की कहानी मैंने आपको समझाई कि हमको सप्लीमेंट्री यूनिट्स की ज़रूरत क्यों है. हमें सप्लीमेंट्री यूनिट की ज़रूरत इसलिए है, इसका नाम हमने सप्लीमेंट्री इसलिए रखा क्योंकि ये यूनिट्स की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती हैं. अगर आप एंगल की बात करो तो थीटा इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस. दोनों की यूनिट हो जाती है मीटर, तो ये यूनिटलेस हो जाती है. ये क्वांटिटी कैसी हो जाती है, यूनिटलेस हो जाती है. लेकिन फिर भी हमने इसकी यूनिट को बनाया. तो अगर हमने इसकी यूनिट को बनाया तो ये कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की प्रॉपर्टी से डिफरेंट है, इसलिए हमें इसको अलग कैटेगरी में रखना पड़ेगा. दैट इज नोन एज द सप्लीमेंट्री यूनिट. अब एक एक करके देखते हैं. सबसे पहले हम प्लेन एंगल की बात करेंगे. प्लेन एंगल को हम रेडियन में मेजर करते हैं. और इसको हम RAD, शॉर्ट में RAD लिखते हैं, RAD. और अगर हमें केवल एक वर्ड में इसको रिप्रेजेंट करना हो तो मैं इसको हमेशा कैपिटल R में लिखूंगा. एक छोटी सी चीज़ और आपको समझनी है कि जब भी किसी भी यूनिट को आप कंप्लीट फॉर्म में लिखते हो, जैसे आप लिखते हो न्यूटन, फोर्स यूनिट होती है न्यूटन, तो जब भी आप न्यूटन लिखोगे तो उसका पहला लेटर स्मॉल रहेगा, न्यूटन. ठीक है, राइट. अगर आप इसे 1 लेटर में लिखना चाहते हो तो 1 लेटर में लिखने के लिए हमेशा आपको ऐसे 1 न्यूटन. ठीक है, तो अगर पूरा नाम आप लिख रहे हो तो कंप्लीट जूल हो गया, जैसे जूल हो गया तो मैं लिखूंगा 1 जूल, कैपिटल J. लेकिन मुझे अगर पूरे नाम में लिखना हो तो ये J कैसा हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा. तो ये बात थोड़ा सा, कुलम, तो 1 कुलम को C ऐसे लिख लेते हैं, लेकिन अगर इसको हमें पूरे में लिखना हो तो C को स्मॉल बना देंगे, पहला लेटर. ठीक है, तो ये छोटी सी बात जो है आपको पता होनी चाहिए. अब हम बात करते हैं प्लेन एंगल की. तो बेसिकली प्लेन एंगल क्या होता है. प्लेन एंगल किसी भी सर्कल, एक जो आपका सर्कल होता है वो किसी एक प्लेन में लाई करता है. किसी एक सर्कल को डिफाइन करने के लिए आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, x और y, है ना. केवल दो कोऑर्डिनेट अगर आपके पास हो तो आसानी से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो. ये आपके सिलेबस में भी है, 2 डायमेंशनल मोशन. तो हम कहते हैं कि जो सर्कुलर मोशन होता है वो 2 डायमेंशनल मोशन होता है. तो जब भी हम सर्कल की बात करते हैं बेटा, तो ये सर्कल जो होता है वो 2 डायमेंशन में होता है, एक प्लेन में होता है. 2 डायमेंशन का मतलब प्लेन, जिसको डिफाइन करने के लिए दो कोऑर्डिनेट की जरूरत होती है. दैट इज नोन एज द 2 डायमेंशन. आई होप ये बात आपके समझ में आ रही होगी. ठीक है, तो ये 2 डायमेंशन हो गया. अब थोड़ी सी बात करते हैं कि जो है किस तरह से जो है हम इसको डिफाइन करते हैं. तो आप एंगल के बारे में जानते हैं. ये हमारे पास एक छोटा सा हमने सर्कल बना रखा है. इसका रेडियस जो है वो R है. हम मान लेते हैं किसी टाइम पर ये A पॉइंट पे था और किसी दूसरे टाइम पर ये B पे पहुंच गया. तो A से तक B आने में इसने कुछ आर्क क्या किया, सस्पेंड किया. और मान लेते हैं कि जो आर्क इसने सस्पेंड किया इसकी वैल्यू इसके रेडियस के बराबर है. ठीक है, ध्यान से समझिएगा.
कि ये आपके पास जो सर्कल था इसने जो आर्क सस्पेंड किया और जो इसका ये रेडियस था इस पॉइंट से, ये जो रेडियस था ये आर था और इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी ये भी आर है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में जो ये एंगल सस्पेंड होगा दैट इज नोन एज द रेडियन। क्या कहेंगे उसे हम? रेडियन कहेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप कि सर्कल का जो रेडियस है, अगर सर्कल पे चलने वाला पार्टिकल या मूव करने वाला पार्टिकल किसी प्लेन में अपने रेडियस के बराबर आर को सस्पेंड करता है तो इस सिचुएशन में जो वो एंगल सस्पेंड करेगा दैट इज नोन एज द रेडियन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं यहाँ से थोड़ी और बात कर लेता हूँ। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये यूनिटलेस क्वांटिटी है फिर भी हम इसकी यूनिट बनाते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक फिगर और छोटा सा ड्रॉ किया है, दिस वन। यहाँ पे मैंने इसको आर दिखाया है और ये वाली वैल्यू भी हमने आर दिखाई है, तो ये बात आप समझ रहे होंगे। अब हम रेडियन को डिफाइन कर लेते हैं। ये समझ में आ रहा है आप लोगों के? आई होप ये क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा रेडियन की डेफिनेशन देख लेते हैं। सो इट इज़ द प्लेन एंगल, इट इज़ द प्लेन एंगल बिटवीन टू रेडियस। देखिए दो रेडियस लिए, ये वाला और ये वाला, ये किसी टाइम t1 पे था, ये किसी टाइम t2 पे था, ठीक है। ऑफ अ सर्कल विच कट ऑफ फ्रॉम द सर्कमफ्रेंस, जो ये सर्कमफ्रेंस है, सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है, इस सर्कमफ्रेंस पे ये जो कट ऑफ कर रहा है डिस्टेंस, एंड आर्क इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेडियस। इसका जो आर्क है उसके रेडियस के क्या है? बराबर है। तो इस सिचुएशन में जो ये एंगल सस्पेंड करेगा दो रेडियस के बीच में दैट इज नोन एज द रेडियन, राइट। ये आपको क्लियर हो गया होगा आई होप, ठीक है। एंड दिस इज नोन एज द प्लेन एंगल, ठीक है। अब हम बात करते हैं सॉलिड एंगल की। अब सॉलिड एंगल क्या है बेटा, ये थोड़ा सा समझना आप। सॉलिड एंगल जो है एक 3D एंगल है ना। सॉलिड एंगल जो है वो 3D एंगल है। अभी आपके सिलेबस में नहीं है, जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो वहाँ पे आपको 3D मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, तो वहाँ पे और चीज़ों को समझ पाओगे। 3D का मतलब होता है ऐसे सिस्टम जिनको डिफाइन करने के लिए आपको 3 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत होती है ना, 3 डायमेंशन होते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास एक स्फीयर है, ये मान लीजिए हमारे पास स्फीयर है। तो पहली बात तो सॉलिड एंगल को हम स्टेरेडियन में मेज़र करते हैं, इसको स्मॉल में हम इस SR से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, SR से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि एक जो है एक पर्टिकुलर स्फीयर कैलकुलेट किया। स्फीयर का मतलब आप समझ रहे हो, क्रिकेट की बॉल है ना, जो 3 डायमेंशन में है, ठीक है। जबकि एक सर्कल जो होता है वो प्लेन में होता है, और जो एक बॉल होती है, क्रिकेट की बॉल जो होती है वो स्फीयर है और वो आपके 3 डायमेंशन में है। तो अगर वो 3 डायमेंशन में है और उसमें से मैं किसी एक कोन को कट कर लूँ कुछ इस तरह से, देखिए ये मैंने कट कर लिया, राइट, ये मैंने कट कर लिया, और ये जो कोन का एरिया है, ध्यान से समझिएगा, ये कोन का एरिया ये दोनों जो इसके रेडियसेस हैं इसमें जो एरिया ये कवर हो रहा है, अगर इसका एरिया और इसका एरिया दोनों आपस में बराबर हो जाएं उस समय पे जो इसका एंगल होगा दिस इज नोन एज द सॉलिड एंगल। क्या कहते हैं उसे? हम सॉलिड एंगल कहते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो देखिए मैंने ये फिगर एक छोटा सा बनाया भी है, यहाँ पे एक छोटा सा एरिया हमने सस्पेंड कर लिया और ये 3 डायमेंशन में जो एंगल ये बना रहा है दैट इज नोन एज द सॉलिड एंगल, ठीक है। अब इसका एक फॉर्मूला है, याद रखिए, सॉलिड एंगल इज इक्वल टू एरिया कट ऑफ द सरफेस ऑफ द एरिया। मतलब ये जो एरिया कट कर रहा है, ठीक है, ये जो एरिया कट कर रहा है अपॉन रेडियस स्क्वायर, ये जो रेडियस इसकी है, जो रेडियस है, इस रेडियस का आप स्क्वायर कर दी, डिवाइड कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा? सॉलिड एंगल मिल जाएगा। अब इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो इट इज़ द 3D एंगल, इट द 3D एंगल इनक्लोजेस बाई अ कॉनिकल सरफेस एट द वर्टेक्स। वर्टेक्स आप समझ रहे हो क्या होता है? किसी भी स्फीयर का जो सरफेस होता है उसे हम वर्टेक्स कहते हैं। तो 3D एंगल जो कैलकुलेट हो रहा है, उसका रेडियस जो है किसी भी कॉनिकल सरफेस पे जो 3D एंगल सस्पेंड कर रहा है दैट इज नोन एज द सॉलिड एंगल। जैसे मान लीजिए ये आपके पास कोन है, तो ये तो इसका एरिया हो गया, अब ये एंगल है, ठीक है। तो ये इस तरह से क्या कर रहा है, इसके वर्टेक्स पे, वर्टेक्स का मतलब ऐसे ही होगा और इसी पे आपने एरिया लिया है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ अ 3D एंगल इनक्लोजेस बाई अ कॉनिकल सरफेस एट द वर्टेक्स। इसकी एक दूसरी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। दूसरी डेफिनेशन थोड़ी सी आपको समझनी है। इट इज द सॉलिड एंगल विद द एपेक्स। अब ये वर्टेक्स को ही क्या कह लेते हो? एपेक्स कह लेते हो, जो एरिया कट हो रहा है। इट्स एपेक्स एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर दैट कट ऑन एरिया ऑफ द सरफेस of the sphere equal to the area of the sphere whose side is equal to the radian of the sphere equal to r, ठीक है। ये चीज़ समझनी है कि मतलब ये जो कोन है आपका, अगर ये इसका एरिया और ये जो सरफेस के साथ ये जो एरिया कवर ये कर रहा है, अगर ये दोनों एरिया आपस में बराबर हो गए, इस सिचुएशन में जो इसका एंगल होगा दैट इज नोन एज द सॉलिड एंगल, ठीक है। ये डेफिनेशन आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है कि किस तरह से जो है आप
इसको चेंज आउट कर सकते हो। अब इस पास इंपॉर्टेंट टर्म ये आता है कि आप किस तरह से जो है इसको चेंज आउट करते हो, क्या तरीका होता है इसका चेंज आउट करने का, ठीक है। तो इसका चेंज आउट करने का तरीका कि रेडियन को आप डिग्री में कैसे कन्वर्ट करोगे और डिग्री को आप रेडियन में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो बेटा डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए ये फॉर्मूला हमारे पास है, और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, ठीक है। और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए ये फॉर्मूला है। ये दोनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। पाई का मतलब 180 डिग्री होता है। तो अगर आपके पास कोई डिग्री में वैल्यू कैलकुलेट करनी है और रेडियन में वैल्यू आपको दी हुई है, तो उसमें आप 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई डिग्री में वैल्यू दी हुई है, उसको आप रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो पाई अपॉन 180 से, यहाँ पे 180 अपॉन पाई है, यहाँ पे पाई अपॉन 180 है। तो मतलब यही फॉर्मूला आप एक याद कर लो, इसी से आप कन्वर्जन कर सकते हो। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आपको 2 पाई अपॉन 3 को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो 2 पाई अपॉन 3 को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हो, आप क्या करोगे, सबसे पहले तो रेडियन की वैल्यू जो दी हुई है, ये वैल्यू रेडियन में दी हुई है, तो 2 पाई अपॉन 3 रख दिया, और इसमें 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई किया, तो कन्वर्ट हो गया, कितना आ गया, 120 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसे कन्वर्ट कर लिया। सिमिलरली अगर आपके पास कोई वैल्यू रेडियन में है, तो मान लीजिए 45 डिग्री आपको दी हुई है और आपको इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री मल्टीप्लाइड बाई पाई अपॉन 180। तो आपने क्या किया, 45 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई पाई अपॉन 80, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया पाई बाई 4, ठीक है। तो आई होप ये छोटा सा लेक्चर आपके समझ में आया होगा। आज जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं वो क्लियर हो गई होंगी। अगले लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की हम डेफिनेशन देखेंगे एक बार फिर से। डेफिनेशन को देखने के बाद उसको हम मेजरमेंट कैसे करते हैं और उसकी छोटी बड़ी यूनिट्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम लेंथ की छोटी बड़ी यूनिट्स को हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद मास, उसके बाद टाइम। तो ये तीन ही इंपॉर्टेंट है, लेंथ, मास और टाइम। इन तीनों को हम देखेंगे और कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखेंगे। प्रीफिक्स, सफिक्स क्या होते हैं, मेगा का मतलब क्या होता है, गीगा का मतलब क्या होता है, ये छोटी छोटी चीज़ें जो है हम इसमें बात करेंगे। उसके बाद हमारा लेक्चर आगे बढ़ेगा। आई होप ये लेक्चर आपके समझ में आया होगा। इन्जॉय करेंगे आप, है ना। और आप लोग वीडियोस देखते रहिए, अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए, है ना, क्योंकि अभी से स्टार्ट करोगे तभी हो पाएगा। कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं एनी टाइम, राइट। यू कैन व्हाट्सअप मी, है ना। और जो आपको होमवर्क या असाइनमेंट दिए जा रहे हैं आप उसको करते रहिए। तो इसी के साथ पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।